मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ़िरोज़ तुगलक की। फ़िरोज़ तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का वह चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात वह दिल्ली का सुल्तान बना और जिस समय 20 मार्च 1351 को ठट्टा में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो फ़िरोज़ तुगलक शाही शिविर में उपस्थित था। इस समय ठट्टा में जो शाही सेना की स्थिति थी बड़ी ख़राब थी। साथ ही राज्य में चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति में शाही सेना ने और अमीरों ने ये आवश्यक समझा कि जल्दी से जल्दी सुल्तान का चुनाव किया जाए और सुल्तान के रूप में उन्होंने फ़िरोज़ तुगलक का चयन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की भी इच्छा थी कि फ़िरोज़ तुगलक उसका उत्तराधिकारी बने। ऐसी स्थिति में फ़िरोज़ तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना। जब वह सिंहासन पर बैठा तो राज्य में अराजकता की स्थिति थी। मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों और कठोर दंड व्यवस्था के कारण जनता में घोर असंतोष था। साथ ही दूसरी तरफ राज्य का जो खजाना है वो खाली हो गया था। धन की भारी कमी थी। उल्लेमा वर्ग और कट्टर मुस्लिम जो प्रजा थी वह भी पूर्व जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक उसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थी। ऐसी स्थिति में जनता को संतुष्ट करना, खाली जो खजाना था उस खजाने को भरना, मुस्लिम जो अमीर थे उनको संतुष्ट करना, साथ ही धर्मांध मुस्लिमों और उल्लेमा जो वर्ग था उसको संतुष्ट करना उसके लिए बड़ी चुनौती था। सबसे पहले उसने प्रयास किया कि जनता को संतुष्ट किया जाए और जनता को संतुष्ट करने के लिए उनके हित में राजस्व जो व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा किए गए। राजस्व व्यवस्था के तहत जो तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जनता को दिए गए थे जिसकी राशि लगभग 2 करोड़ टका थी, तो फ़िरोज़ तुगलक ने ये जो तकावी ऋण थे वो माफ़ कर दिए। साथ ही जो 24 अव्यावहारिक कर थे, ये 24 अव्यावहारिक या कष्टप्रद जो कर थे इन करों को भी फ़िरोज़ तुगलक ने समाप्त कर दिया। साथ ही फ़िरोज़ ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर ही लगाए। खराज है, खम्स है, जजिया है और ज़कात है। ये 4 कर ही रखे। बाकी जो कर थे वो फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा समाप्त कर दिए गए। साथ ही इतनी बड़ी जो धनराशि जनता की माफ़ की थी उससे खजाना जो है वो कुछ खाली भी हुआ, किंतु खाली खजाने की उसने परवाह नहीं की। जनता के हित को उसने सर्वोपरि रखा। दूसरी तरफ फ़िरोज़ तुगलक को बाग लगाने का बहुत शौक़ था और उसके द्वारा दिल्ली के आसपास 1200 जो बाग है वो लगवाए गए। इन बागों से इतने फल पैदा होते थे कि सुल्तान को 1,80,000 टका वार्षिक आय होने लगी। फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा सार्वजनिक निर्माण एवं परोपकार के भी अनेक कार्य किए गए। जैसे जनता की सुविधा के लिए उसने अनेक सराएं बनवाई, जलाशयों का निर्माण कराया। साथ ही महल और मदरसे जो हैं वो भी उसके द्वारा बनाए गए। साथ ही जनता के हित के लिए उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि दारुल उल शफ़ा नामक अस्पताल की स्थापना की, जिसमें जनता को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की जाती थी। साथ ही भोजन भी मुफ्त दिया जाता था। सुल्तान ने इन चिकित्सालयों के खर्चे को चलाने के लिए कुछ गांव जो थे उनका जो राजस्व था वो भी दिया था। साथ ही सुल्तान के जो कार्यालय से
विवाह योग्य लड़कियों के पिताओं को विवाह का खर्चा जो सहन करने की स्थिति में नहीं थे, उनको 50, 30 या 25% उनकी पारिवारिक स्थिति या आवश्यकता के अनुसार दिए जाते थे। उसके द्वारा एक रोज़गार जो दफ्तर था उसकी भी स्थापना की गई। इस दफ्तर द्वारा बेरोज़गारों को योग्यता अनुसार काम दिया जाता था। साथ ही फ़िरोज़ तुगलक जो था उसको दास रखने का बहुत शौक़ था और दासों की जो सुविधा है उसका उसने बहुत ध्यान रखा। दासों के कल्याण के लिए वो बहुत समर्पित था और उसके द्वारा दीवाने बंदगान नामक एक विभाग स्थापित किया गया। साथ ही उसने विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों को यह आदेश भी जारी कर दिया था कि वे अपने प्रांतों से अधिक मात्रा में दास उसके पास भेजें। उसके शासनकाल में दासों की संख्या 1,80,000 थी और उनमें से लगभग 40,000 दास केवल सुल्तान के महल में नियुक्त थे। इन दासों की देखरेख के लिए स्वतंत्र विभाग था। साथ ही उसने दासों के हितों का ध्यान रखने के लिए अपने जो अधिकारी थे उनको भी निर्देश प्रदान किए थे। किंतु इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहा कि इन दासों ने अपने आप को एक शक्तिशाली संघ के रूप में संगठित कर लिया और धीरे धीरे शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। फ़िरोज़ की मृत्यु के तो बाद दास इतने शक्तिशाली हो गए कि वे सुल्तानों को बनाने या हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे और अंत में तुगलक वंश के पतन के लिए एक कारण भी सिद्ध हुए। फ़िरोज़ तुगलक ने सैन्य जो व्यवस्था थी उसमें भी कुछ सुधार किया। सैन्य क्षेत्र में उसने कुछ नए नियम लागू किए, किंतु इन नियमों से सेना सशक्त होने के बजाय भ्रष्ट और पतित होती गई। सर्वप्रथम उसने उत्तराधिकारियों के साथ साथ सैनिकों को भी वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ कर दिया। साथ ही 1363 ईस्वी के बाद उसने युद्ध भी करना बंद कर दिया और सेना को चुस्त रखने के लिए अन्य कोई उपाय उसके पास नहीं रहे। फलतः सैनिक आलसी, आराम तलब हो गए। साथ ही उसने जो सैनिकों के पद थे उनको भी वंशानुगत बना दिया। एक नया नियम उसने और बनाया कि वृद्ध हो जाने पर सैनिकों को नौकरी से हटा दिया जाता था, किंतु वृद्ध सैनिक की प्रार्थना पर उसने ये आदेश निकाल दिया कि कोई भी वृद्ध सैनिक नौकरी से निकाला जाए, परंतु चूंकि वह सैनिक कार्य के लिए अनुपयुक्त था इसलिए उनको यह छूट दे दी गई कि वह अपने स्थान पर अपने पुत्र और अगर पुत्र न हो तो दामाद को भी वो अपनी जगह नियुक्ति दिला सकता था। यदि दामाद जैसे नहीं है तो वो दास को भी अपनी जगह नियुक्ति दिला सकता था। तो उसकी इस नीति से सैन्य व्यवस्था जो है वो कुछ शिथिल हुई और कुछ हद तक तुगलक साम्राज्य के पतन में भी एक कारक ये उसकी जो सैन्य नीति थी वो मानी जा सकती है। धार्मिक जो उसकी नीति थी वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से अलग हटकर थी। धार्मिक क्षेत्र में फ़िरोज़ तुगलक एक धर्मांध और असहिष्णु जो नीति है उसका उसने अनुसरण किया। दिल्ली के सुल्तानों में फ़िरोज़ पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को प्रशासनिक मामलों में प्रधानता प्रदान की। उसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई, अनेक मंदिर उसके द्वारा तोड़े गए। साथ ही ब्राह्मणों पर भी जो जजिया कर है वो फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा